हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन इन ट्रेंड्स अकेडमी। सो फाइनली सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग उर्दू पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली समझने वाले हैं। अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और रही बात एमसीक्यूज़ की, जैसा कि आप सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि एमसीक्यूज़ कब होगा, तो मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ, उर्दू के सिलेबस वाले वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ कि एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं करना है। ये गलती आप नहीं करें। अभी नवंबर तक मैं आप सभी लोगों को थ्योरी क्लासेस ही दूंगी। थ्योरी को समझकर आप लोग अभी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। 1 दिसंबर से एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है ना क्लासेस चलेंगी, यानी कि जितना हो सके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ करेंगे 1 दिसंबर से, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में है, 14-15 दिसंबर। और मे भी बदलाव हो सकता है, अगर होता भी है एग्ज़ाम डेट में तो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो 1 दिसंबर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ होंगे। अभी तो आपको एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। अभी आप लोग थ्योरी को समझते हुए पूरा सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है ना। आई होप कि ये बात अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आज का ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए है, चाहे आप लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज़ किया हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो आज के इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर लगा दें, ताकि आप लोग के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। उर्दू पेडागोजी के आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कौमी दर्सियात का खाका 2005। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इंग्लिश में शॉर्टकट में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को शॉर्टकट में एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और हो सकता है कि आप इंग्लिश पेडागोजी के अंदर आपने अगर इंग्लिश चूज़ किया हो तो एनसीएफ 2005 पढ़ा हो, या फिर हिंदी में भी इसे पढ़ा हो, लेकिन आज आप लोगों को इसे उर्दू में पढ़ना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उर्दू में क्या कहते हैं? कौमी दर्सियात का खाका। और क्योंकि ये 2005 में लाया गया था, इसी वजह से 2005। हालांकि इसके पहले भी एनसीएफ आया था। पहली बार 1975 में आया था, दूसरी बार आया था 1988 में, ठीक है, और तीसरी बार आया था 2000 में, और ये चौथा एनसीएफ है जो कि 2005 में आया था, और यही सभी जगह लागू है। अब यहाँ पर समझिए कि आखिर है क्या एनसीएफ। नाम ही में है कौमी दर्सियात का खाका, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एक राष्ट्र की पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई कि स्कूल की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, स्कूल प्रॉपर तरीके से कैसे चले। पाठ्यचर्या का मतलब ये नहीं कि सिलेबस, सिलेबस तो जस्ट एक पाठ्यचर्या का पार्ट है, अंग है। सिलेबस के साथ साथ मतलब सिलेबस कैसे होनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए, और उसके साथ साथ पूरा स्कूल का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्कूल कैसे चले, कितने समय तक पढ़ाना है बच्चों को, कितने समय के बाद बेल बजना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। सरकारी स्कूल में घंटी बजते हुए आप लोग सुने होंगे, ठीक है। प्रॉपर स्कूल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, और बच्चों का विकास कैसे हो। ये जो एनसीएफ 2005 है, ये इसका मेन मोटिव है, ये ख़ास तौर से जोर देता है बच्चों के डेवलपमेंट पर, ठीक है, बच्चों के बस्ते का बोझ हल्का करना। एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव क्या है? तालीम बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि ख़ास तौर से ये बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था एनसीएफ 2005, जिसमें स्कूल की पूरी अरेंजमेंट बताई गई थी, पूरी की पूरी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी कि हाँ स्कूल कैसे चलना चाहिए, ठीक है। पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा, फ्रेमवर्क बताया गया था कि पूरा का पूरा स्कूल कैसे चलना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? एनसीएफ। क्योंकि ये 2005 में लाया गया था तो 2005, ठीक है। लाया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया था। और इसमें 5 चैप्टर हैं, ध्यान दीजिए। कौमी दर्सियात का खाका 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 में टोटल 5 चैप्टर है, यानी कि 5 अध्याय है। और पूरा का पूरा आप लोग को एनसीएफ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा एनसीएफ आप पढ़ने जाएंगे तो ये इतना लंबा है, हर एक एक चीज़ बताई गई है कि स्कूल प्रॉपर तरीके से कैसे चले, क्योंकि एक रूपरेखा है, फ्रेमवर्क है कि स्कूल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कैसा चलना चाहिए, ये एक रूपरेखा तैयार की गई है। तो हर एक चीज़ को आप पढ़ने जाएंगे तो दिन से रात हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें आप लोग के माइंड से बाउंस करने लगेंगी। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और जो कि मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, बस इतना ही है, डरना नहीं है,
हर एक चीज़ को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ समझिए, ये इस एनसीएफ की शुरुआत की गई है टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर के एक मजमून यानी कि ऐसे से, जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। सभ्यता और प्रगति इनका एक मजमून है टैगोर का, यानी कि ऐसे निबंध था, उसी को सबसे पहले रखा गया है, मतलब कि इस एनसीएफ की शुरुआत इस मजमून से की गई है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 कौन कौन सी अहम हिदायत देता है, यानी कि कौन कौन से निर्देश देता है स्कूल को, कि स्कूल किस तरीके से चलना चाहिए और बच्चों का विकास कैसे हो सकता है। इसके लिए निर्देश एनसीएफ के द्वारा दिया गया है, वो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ। देखिए सबसे पहले बात करता है ये एनसीएफ कि बच्चों की स्कूली ज़िंदगी उनके बाहर की ज़िंदगी से हम आहंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चों का जो स्कूल लाइफ है, स्कूली ज़िंदगी, वो बाहर की ज़िंदगी से हम आहंग यानी कि जुड़ी होनी चाहिए। आप एज अ टीचर बच्चों के स्कूली ज़िंदगी को बाहर की ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको उसकी हकीकी ज़िंदगी यानी कि रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसके स्कूल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई फासला नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ से किसी भी टॉपिक को इंटरेक्ट करके आपको पढ़ाना है। जब आप उसको रियल लाइफ से यानी कि बाहर की ज़िंदगी से जोड़ कर पढ़ाएंगे ना किसी भी टॉपिक को, तो वो चीज़ें उसे लॉन्ग टर्म में याद भी रहेगी, और दूसरी चीज़ उसको रटना नहीं पड़ेगा। जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करने की बात करता है ये एनसीएफ दूसरे पॉइंट में, कि रट कर सीखने के तरीक़ेकार की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बच्चों को रटाना नहीं है, रट्टाफिकेशन वाला काम बंद, बच्चे को सिखाना है, समझाना है अर्थपूर्ण तरीके से, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। जब आप उसको रियल लाइफ से जोड़कर, हकीकी ज़िंदगी से जोड़कर सिखाएंगे, तो विजुअली बात है कि बच्चा समझने की कोशिश करेगा, सीखेगा भी और लॉन्ग टर्म में याद भी रखेगा, और उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक मीनिंगफुल लर्निंग कहलाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम कहलाएगा, कि बच्चा अर्थ को सीख रहा है, मीनिंग को समझ रहा है, ठीक है। तो रटाना नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को किताब मरकोज़ तालीम से हटाकर हमजहत नशोनुमा की तरफ ले जाएं, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, सर्वांगीण विकास। बच्चों को किताब मरकोज़ तालीम से, यानी कि जो किताबी ज्ञान है उससे बाहर निकालें, उसी पर जोर ना दे कि पढ़ाई करो, ठीक है, किताबी ज्ञान हासिल करो, इस तरह ज़ोर दे देकर उसको किताबी कीड़ा नहीं बना देना है। मतलब कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं रहना चाहिए, वो जिस्मानी तौर पर भी विकसित होना चाहिए, यानी कि उसकी नशोनुमा जिस्मानी तौर पर भी होनी चाहिए। वो खेल कूद में ही उतना ही इंटरेस्ट ले जितना वो पढ़ाई में ले रहा है। इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, मेंटली वो डेवलप होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी उसका नशोनुमा होना चाहिए। यानी कि समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीक़ों को सीखना, दो चार लोगों के साथ रहना है समाज में, तो फिर क्या एटिकेट होते हैं, एटिकेट उसे पता होनी चाहिए, कैसे बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ किताब मरकोज़ तालीम की बात नहीं की जा रही है, हमजहत नशोनुमा की बात की जा रही है। हमजहत नशोनुमा का मतलब क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चा किसी एक चीज़ में सिर्फ पढ़ाई में ही आगे ना रहे, वो सर्वांगीण उसका विकास हो, यानी कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, हर तरीके से वो विकसित हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। जितना पढ़ाई में वो आगे, उतना खेल कूद में भी आगे रहना चाहिए, ठीक है। समाज में लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कैसे रहते हैं, इसमें भी आगे रहना चाहिए, ठीक है। इतना भोला ना हो कि समाज में लोग उसे बेवकूफ़ बना दें, ठीक है। तो पूरे तरीके से ये डेवलपमेंट की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए, यानी कि यहाँ पर शिक्षक, टीचर को फैसिलिटेटर का रोल निभाना है, यानी कि वो फैसिलिटी दे, बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दे। बाकी तो बच्चा खुद से सीख ही जाएगा। अगर आप मौका दे रहे हैं, वक्त और आज़ादी दे रहे हैं, तो बच्चे के खुद पर आ जाता है कि वो क्या करे। अब वो खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है, बच्चों पर छोड़ा जाता है, तभी तो पता चलता है कि आखिर बच्चा सोच किस तरह से रहा है, ठीक है। तो उस अगर आप मौका, वक्त और आज़ादी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाना हो गया, तो प्रोजेक्ट बना रहा है बच्चा, मौका, आज़ादी, आप वक्त देंगे, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जिस तरीके से उस पर छोड़ा जाएगा, तभी तो उसका विकास होगा ना, ठीक है। तो आप फैसिलिटी दे बच्चों को, ठीक है, फैसिलिटेटर बनना है। और उसके बाद से स्कूल का निज़ामुल औकात लचीला होना चाहिए, यानी कि वक्त जो है ना, निज़ामुल औकात, स्कूल खुलने का समय, ठीक है, बंद होने का समय, इसमें थोड़ा लचीलापन हो, जैसे कि आप देखे भी होंगे, होता भी है।
ठंडी के समय में स्कूल जो है ना मॉर्निंग हो जाता है, सॉरी डे हो जाता है, और गर्मी के समय में मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन जो है, जो इम्तहान लिया जाता है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए निज़ामुल औकात और एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तालीमी अमल बच्चों में उकताहट और ज़हनी तनाव पैदा ना करे, ये टीचर को मेक श्योर कर लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है कि टीचर जो है ना इस तरीके से पढ़ाए, शिक्षक इस तरीके से पढ़ाए बच्चों को कि बच्चों में उकताहट और ज़हनी तनाव पैदा ना हो, बच्चे उगे ना, ठीक है। बीच बीच में मेक श्योर कर ले शिक्षक कि जो कुछ भी वो बातें बोल रहा है, जो कुछ भी पढ़ा रहा है, उससे बच्चा उग तो नहीं रहा है, उसके अंदर ज़हनी तनाव पैदा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खेल कूद में समझाने की कोशिश करना है, फ्रेंडली जो है ना बात करनी है बच्चों से, और फ्रेंडली माहौल बनाकर उसे समझाना है ताकि बच्चा उगे नहीं, ठीक है। मतलब कि वो घर और स्कूल के लाइफ को, यानी कि रियल की ज़िंदगी और स्कूल की लाइफ में कोई फासला ना, कोई अंतर ना हो, ठीक है। जिस तरीके से वो घर पर रहता है उसी तरीके का माहौल जो है ना स्कूल में भी होना चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चा जो है ना, बच्चे से जब घर पर बात की जाए स्कूल की कि चलो स्कूल जाओ, तो बच्चा स्कूल जाने के लिए मना ना करे, ठीक है। वो स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर पढ़ने का जुनून और स्कूल में इस तरीके से माहौल बना देना है, ठीक है, कि बच्चा स्कूल का नाम सुनकर डरे नहीं कि अरे हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। उस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा स्कूल जाना चाहे, ठीक है। तो ये सारी बात है। और बताया गया कि 35 मिनट के बाद जो है बेल बजना चाहिए, ठीक है। 35 मिनट पढ़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग का दिमाग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकता है। हम लोग पढ़ सकते हैं 45 मिनट, फिर 5 मिनट के लिए ज़रूर बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लगातार 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं तो समझिए कि उसमें से आप 45 मिनट 55 मिनट ही पढ़े हैं, बाकी जो है ना समय बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो 45 मिनट पढ़िए आप, जैसे कि आप सभी लोग 55 मिनट एवरेज लेकर चल सकते हैं, और फिर 5-10 मिनट ब्रेक। लेकिन बच्चों को बताया गया है कि 35 मिनट तक पढ़ाना है और फिर बेल बजना चाहिए, ठीक है, फिर ब्रेक ले लेना है बीच में। और उसके बाद जो है साथ बच्चों को अपने तासुरात ज़ाहिर करने, ज़हरी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई करे, यानी कि असातिज़ा टीचर जो है बच्चों को अपने तासुरात ज़ाहिर करने, ज़हनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए, यानी कि जो बच्चा बोलना चाहता है उसे बोलने का मौका दिया जाए, तभी तो पता चलेगा कि आखिर बच्चे के अंदर किस तरह के सवालात चल रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कि वो पता चलेगा कि वो किस तरीके से सोच पा रहा है। तो बोलने का, उसको अपने ख़यालात ज़ाहिर करने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। ज़हनी सरगर्मी यानी कि एक्टिविटीज़ कराकर आप उसे सिखाने की कोशिश करें, गतिविधियाँ खेल कूद में, ठीक है, एक्टिविटीज़ करवा कर सिखाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह बच्चा जल्दी सीखता है। और सवालों के ज़रिए सवाल पूछिए बच्चों से, आप जो टॉपिक पढ़ा दिए, समझा दिए, तो उससे रिलेटेड बच्चों से सवाल कीजिए, ठीक है। इस तरीके से पता चलता है कि बच्चा आपके पढ़ाए हुए चीज़ को समझा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉइंट। और साथ में ये भी बताया गया कि लास्ट में आपको हिम्मत भी अफजाई करनी है कि बच्चा अगर सवाल का जवाब नहीं बता दे रहा है तो ये नहीं कि उसके डांटे, उसे मारे, उसे पीटे, ऐसा नहीं, उसकी हिम्मत को अफजाई करना है, हौसला अफजाई करना है कि हाँ तुम कर सकते हो ये, ठीक है। तो डांटना मारना नहीं है, उसकी हिम्मत और हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि LSRW यानी कि ज़ुबानी जो महारतें हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी टॉपिक ही पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो LSRW की नशोनुमा यानी कि विकास स्कूली मज़ामीन के तदरीस से होती है, यानी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से होती है। आप सही तरीके से बोलें, क्योंकि आपसे बच्चा सीखता है, तो आप सही बोलेंगे तभी तो बच्चा सही बोलना सीखेगा, ठीक है। बच्चा सुनता है, लिसनिंग करता है, आप जिस तरह से बोलेंगे बच्चा सुनेगा और उसी तरीके से वो बोलने की कोशिश करेगा। तो मेक श्योर कि आप सही बोलें, ठीक है, तलफ़ुज़ आपका सही होना चाहिए। तो LSRW यानी कि बच्चे का लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये चारों स्किल्स जो है ना, चारों महारतें, ये अच्छे तरीके से इसमें विकास हो, ये डिपेंड करता है स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चों के इल्म की तामीर में उनकी बुनियादी किरदार को समझने की भी ज़रूरत है, यानी कि बच्चे के किरदार को भी समझिए कि बच्चा किस टाइप का है, ठीक है। आप एक 3 इडियट मूवी देखे होंगे, आमिर खान का मूवी है, उसमें वो जो रहता है रटता ही रहता है, तो वो रट्टाफिकेशन, वो सिर्फ रटता है, उसका मीनिंग क्या है वो समझता नहीं, सिर्फ रट लो।
और रट कर जो कुछ भी फाइल में लिखा रहता है उसको रट लेता है और बोल देता है, ठीक है, समझता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो मीनिंगफुल वो लर्निंग तो है नहीं, वो तो रट्टाफिकेशन कहलाएगा, वो नहीं करना है। शायद 3 इडियट नहीं है वो, क्या चांद नहीं, चांद नहीं, तारे ज़मीन पर, जी हाँ, फिल्म का नाम याद आ गया। तारे ज़मीन पर एक मूवी है जो आमिर खान का ही है, उसमें बताया गया है, मतलब कि उसमें आमिर खान जो है ना टीचर रहते हैं, ठीक है, और पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उसमें एक बच्चे को देखते हैं, इनफैक्ट वो बच्चे पर ही कहानी पूरा फिल्म है। तो और इसमें ये बताया गया है कि टीचर कैसा होना चाहिए। तो वो जो बच्चा रहता है वो चुपचाप रहता है, बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग, बाकी सभी बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, और वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है, और वो हर एक चीज़ को उल्टा लिखता है। जैसे कि 5 है, 5, तो 5 को इस तरह से ना लिखकर इस तरीके से लिखता है, ठीक है, और F है इस तरीके से लिखा जाता है तो वो उल्टा F लिखता है, ठीक है, मतलब कि वो चीज़ों हर लेटर को जो है ना उल्टा लिखता है और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। तो आमिर खान सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करता है, यही होता है टीचर का रोल, कि बच्चा क्यों बाकी सभी बच्चों से अलग रह रहा है, वो सभी एक्टिविटीज़ में भाग क्यों नहीं ले रहा है, चुपचाप बच्चा क्यों रह रहा है। बच्चों के बुनियादी किरदार को समझिए, बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप उसमें विकास कर पाएंगे। तो आमिर खान सबसे पहले उस बच्चे के बारे में समझता है, उसके घर पर का माहौल जो है ना जिस तरीके से होता है उसको समझने की कोशिश करता है, और फिर जाकर उस बच्चे में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से शिक्षक को भी होना चाहिए कि बच्चे को समझे, बच्चे के बुनियादी किरदार को समझे, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई है, और लास्ट में एक बताया गया है कि बच्चे को से लिसानी फार्मूला के तहत पढ़ाना है, यानी कि से लिसानी हिंदी में कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। इसमें बताया गया है कि से लिसानी फार्मूला मतलब कि 3 भाषा सूत्र का यूज़ करना है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि से लिसानी फार्मूला आखिर ये है क्या। से का मतलब होता है 3, 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी कि पहले लैंग्वेज में जो बच्चा का मातृभाषा है, जो वो अपने एरिया में भाषा बोल रहा है, उसी भाषा में उसको पढ़ाना है। यानी कि इसमें बच्चा का जो है ना माधुरी ज़ुबान आ जाएगा, माधुरी ज़ुबान यानी कि मातृभाषा, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो भाषा आएगा जो माधुरी ज़ुबान के बाद आता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जो माधुरी ज़ुबान है वो भोजपुरी है, उस एरिया में भोजपुरी बोला जाता है, तो बच्चे को सबसे पहले भोजपुरी में समझाने की कोशिश करें। और फिर दूसरे नंबर पर जो ज़ुबान आता है वो आ जाएगा हिंदी भाषा, जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, तो दूसरा नंबर पर हिंदी आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर मॉडर्न लैंग्वेज आ जाएगा, यानी कि जदीद ज़ुबान। जदीद ज़ुबान मतलब कि इसमें आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा, या फिर आप जो भी बंगाली हो गया, मतलब कि तीसरे लैंग्वेज में जो जदीद ज़ुबान है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है उस वो आ जाएगा। लेकिन बच्चे को सिखाना किस में है, उसके मादरी ज़ुबान में। सबसे पहला जो ज़ुबान है वो है मादरी ज़ुबान। सबसे पहले बच्चे को मादरी ज़ुबान में सिखाइए, उसके अपनी जो मातृभाषा है उसके एरिया में जो बोली जाती है वो ज़ुबान में बच्चों को समझाने की कोशिश करना है। और फिर दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। अब मान लीजिए बच्चे का मादरी ज़ुबान हिंदी ही है, तो फिर दूसरे नंबर पर कौन सा लैंग्वेज आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, तीसरे नंबर पर पंजाबी, बंगाली वगैरह, ठीक है। तो इसी को कहते हैं से लिसानी फार्मूला, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र। ये त्रिभाषा सूत्र से लिसानी फार्मूला में ही बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही था एनसीएफ 2005 में। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा का पूरा सिस्टम बताया गया है, पूरा अरेंजमेंट बताया गया कि स्कूल कैसे चलनी चाहिए। उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जहाँ से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना समझ गए काफ़ी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे, बाकी समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हमें भी तसल्ली मिले कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर अपलोड करने की सोच रही हूँ मैं, तो अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ऑफकोर्स ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग इंतज़ार करें, बहुत जल्द इसका नेक्स्ट क्लास भी अपलोड होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।